नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल पिछले साल एनडीए में शामिल हुए थे, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन में। उनके खिलाफ यूपीए सरकार के दौरान भ्रष्टाचार का एक मामला चल रहा था। सीबीआई जांच कर रही थी। अब सीबीआई ने उस केस को ही बंद कर दिया है। केस इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि जांच में कुछ नहीं मिला। यूपीए सरकार के दौरान प्रफुल्ल पटेल नागरिक विमानन मंत्री थे। उन पर एविएशन स्कैम में शामिल होने का आरोप लगा था। आरोप था कि उनके मंत्री रहते हुए विमान सौदे में गड़बड़ी हुई, जिससे सरकार को 840 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2017 में सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी। 6 साल जांच करती रही, लेकिन जब प्रफुल्ल पटेल उधर यानी एनडीए की ओर चले गए तो सीबीआई ने मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, ये कहते हुए कि केस में कुछ नहीं मिला। यह मामला एयर इंडिया द्वारा बड़ी संख्या में विमानों को पट्टे पर देने में अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित था, जिसमें कहा गया था कि सरकार को भारी नुकसान हुआ है जबकि निजी लोगों को काफी लाभ हुआ। आरोप लगाया गया था कि यूपीए सरकार के तहत तत्कालीन विमानन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने एयर इंडिया के लिए बड़ी संख्या में विमान पट्टे पर लेने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया था। तब एयर इंडिया सरकारी कंपनी थी। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय के बाद एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम यानी पीएसयू, नेशनल एविएशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NACIL का गठन किया गया था। सीबीआई ने मई 2017 में जो एफआईआर दर्ज कराई थी, उसमें आरोप लगाया था कि बड़े पैमाने पर विमान अधिग्रहण और कई उड़ानों, विशेष रूप से विदेशी उड़ानों के कारण बहुत कम लोड के साथ भारी नुकसान में चलने वाली एयरलाइंस के बावजूद एयर इंडिया के लिए विमान का पट्टा MOCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और NACIL के अधिकारियों द्वारा किया गया था। अब प्रफुल्ल पटेल और मंत्रालय के अधिकारियों को भी क्लीन चिट दे दी गई है। खैर, प्रफुल्ल पटेल की कहानी कुछ यूं है कि शरद पवार के वो बेहद करीबी थे। यहां तक कि पिछले साल जब अजित पवार के नेतृत्व में उन्होंने शरद पवार का साथ छोड़ने का फैसला किया तो कई लोगों को यकीन ही नहीं हुआ, खुद शरद पवार को भी। लेकिन इतने करीब होते हुए उन्हें अपने गुरु शरद पवार का साथ छोड़ना पड़ा तो कुछ कारण जरूर रहे होंगे। दरअसल उस समय प्रफुल्ल पटेल पर भी ईडी और दूसरी सरकारी एजेंसियों ने कुछ उसी तरह कार्रवाइयां शुरू कर दी थी जैसे कि तमाम विपक्षी नेताओं के खिलाफ हो रही हैं। ईडी ने मुंबई के वर्ली स्थित उनकी कुछ संपत्तियों को जब्त भी किया था। वर्ली में उनकी कई संपत्तियां हैं और वर्ली मुंबई के सबसे महंगे इलाकों में से एक है। और भी तमाम संपत्तियां हैं उनके पास। इधर उनके खिलाफ जांच पर जांच हो रही थी, छापेमारी हो रही थी, संपत्ति जब्त हो रही थी। और उधर भोपाल में उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐलान कर रहे थे कि वो एनसीपी के भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करके रहेंगे। ऐसे में अजित पवार के साथ वो भी शरद पवार गुट से अलग हो गए, एनडीए में शामिल हो गए। नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ प्रधानमंत्री की धमकी बेअसर हो गई, बल्कि जिन मामलों में एफआईआर दर्ज भी हुई थी, जांच चल रही थी, अब उन्हें वापस लेने की कवायद शुरू हो गई। और उसी का परिणाम यह हुआ कि सीबीआई ने एक ऐसे मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी जिसकी वजह से करीब 8 साल तक प्रफुल्ल पटेल लोगों की नजरों में चोर, भ्रष्टाचारी, बेईमान और न जाने क्या क्या बने रहे। हालांकि एनडीए में शामिल होने के बाद यह भी समझा जा रहा था कि शायद प्रफुल्ल पटेल को महाराष्ट्र या फिर केंद्र में कोई पद मिल जाए। लेकिन कहते हैं ना कि जान बची तो लाखों पाए। उनके लिए तो पद मिले न मिले, बस जांच से दूर रहें, यह भी किसी पुरस्कार से कम नहीं था। मतलब वो तो सिर्फ यही चाहते थे कि उन पर ईडी के जो भी मामले चल रहे हैं, जो कार्रवाइयां हो रही हैं, वो रुक जाएं और सरकारी एजेंसियों के शिकंजे से वो बच जाएं। इसका एक ही रास्ता था और उन्होंने उस रास्ते पर जाने में देरी नहीं की। और जिस रास्ते से होकर जहां पहुंचने पर तमाम आरोप, दोष, पाप सब धुल जाते हैं, उस जगह ने उनके साथ भी अन्याय नहीं किया। प्रफुल्ल पटेल बिजनेसमैन भी हैं, इसलिए एनडीए में जाने में उन्हें यह भी फायदा दिखा होगा कि बिजनेस चलाना है और व्यापार की रफ्तार को बरकरार रखना है तो सरकार का वरद हस्त जरूरी है। वॉशिंग मशीन का एक और ताज़ा तरीन केस है। ये दिल्ली से लगे हरियाणा का मामला है। देश की सबसे अमीर महिला और ओपी जिंदल समूह की अध्यक्ष सावित्री जिंदल गुरुवार को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। उनके साथ उनकी बेटी सीमा जिंदल भी बीजेपी में शामिल हुई। उनके बेटे और हरियाणा के कुरुक्षेत्र से
कांग्रेस के एमपी रह चुके नवीन जिंदल 4 दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और शामिल होते ही बीजेपी ने उन्हें कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। सावित्री जिंदल भी 2 बार हिसार से कांग्रेस की विधायक रहीं। वे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। सावित्री जिंदल के बीजेपी का सदस्य बनने के 4 दिन पहले ही उनके बेटे नवीन जिंदल ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। नवीन जिंदल 2004 से लेकर 2014 तक लगातार 2 बार कुरुक्षेत्र से कांग्रेस के एमपी रहे। 2012 में उन पर खनन आवंटन में अपनी कंपनियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने के आरोप लगे। इसके बाद उनके खिलाफ कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में अनियमितताओं से जुड़े 3 मामले दर्ज हुए। इन मामलों की जांच ईडी और सीबीआई कर रही है। नवीन जिंदल को बीजेपी नेता कोयला चोर तक कहते रहे। नवीन जिंदल बड़े व्यवसायी हैं। कुरुक्षेत्र से जब बीजेपी का टिकट भी पा चुके हैं, अब तो पूरा परिवार भी उस परिवार का सदस्य बन चुका है जिसका सदस्य बनना ही ईमानदारी का सर्टिफिकेट है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि उनके खिलाफ भी ये सारे चार्जेस वैसे ही हवा हो जाएंगे जैसे प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ लगे चार्जेस हो गए, अजित पवार के खिलाफ लगे आरोप हो गए, हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ लगे आरोप हो गए और सूची बहुत लंबी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।